आज हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें आज हम बताएंगे यह आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए यह भी रीडिंग आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर इस पर आज हम बात करेंगे कि निरक्षी रेखा, जब कोई हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। मान लिया जाता है कि यहाँ पर यह आपका कोई विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए पॉइंट, यह आपका ए है और यह बी। यह कोई मान लिया गया कि यह कोई ए बी आपका विद्युत द्विध्रुव है, जिसके बिंदु ए पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश उपस्थित है। और यह जो विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह स्मॉल 2d लिया गया। स्मॉल 2d लिया गया। अगर हम क्या करते हैं, इनके बीच का मध्य बिंदु को हम O मान लें। माने ए बी के बीच जो मध्य बिंदु है, अगर उसको हम O मान ले रहे हैं, तो ए और O की जो बीच की दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। और OB के बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर निरक्षी स्थिति का मतलब, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो AB का मध्य बिंदु O है, O से AB के लंबवत, O से AB के लंबवत, AB के लंबवत स्मॉल r दूरी पर यदि हम कोई बिंदु लेते हैं, AB के लंबवत O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर किसके लंबवत, AB के लंबवत यदि हम कोई पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं, तो इस पॉइंट P पर आपको क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इसी पॉइंट P पर। और अगर हम क्या करते हैं, A और P को मिलाते हैं और B और P को मिलाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कुछ आगे कुछ लाइन तैयार होगा, जो आप कह सकते हैं AP और PP, यह दोनों तैयार। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देंगे, यदि मान लिया जाए कि PAB के बीच का कोण थीटा है, तब आप कह सकते हैं PBA के भी बीच का कोण क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पर जब यह थीटा यहाँ तैयार हो रहा है, तो जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी -q और +q आवेश के कारण, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, वह यहाँ पर 2 घटकों में उत्पन्न होगी। एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक कार्य करेगा और दूसरा आपका क्षैतिज घटक कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को बना देते हैं, जिसमें आपका अगर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह अगर E1 मान लिया जा रहा है और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लिया जा रहा है।
E2। अब यहाँ पर एक हम क्या कर रहे हैं, एक क्षैतिज घटक बना दे रहे हैं और एक ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर देखेंगे जो क्षैतिज घटक कार्य करेगा, यह रेखा जो है इस रेखा के समांतर, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा, और वही कोण यहाँ पर भी बन जाएगा थीटा। यहाँ पर आपका E1 के लिए कार्य किया जा रहा है, यह आपका E2 के लिए कार्य किया जा रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, अगर हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, या तो आप इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं कि जो E आपका, जो भी यहाँ पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी वह आपका E1, यहाँ थीटा है, जब यहाँ पर थीटा है तो अगर इस डायरेक्शन में क्या है, E1 है, तो आप इसके वैल्यूएशन को ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इस पॉइंट, माने आपका -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण यहाँ पर भी दो घटक कार्य करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वह E2 sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी E1 sin थीटा। यह आपका फाइंड होगा। अब ध्यान देंगे कि यह आपका P पोजीशन से ही यहाँ पर आपका इसके वैल्यूएशन को निकालेंगे, इसके मान को निकालेंगे, यह आपका जो कार्य कर रहा और यह जो आपका, यह आपका लंब का कार्य करेगा, थीटा है तो यह लंब का कार्य करेगा और यह आपका आधार का, यह आपका लंब का कार्य करेगा और यह आधार का कार्य करेगा, एक कण का कार्य करेगा। यहाँ पर भी यह आपका लंब का कार्य करेगा, यह आधार का कार्य करेगा, एक कण का। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर होता है कि आपका आधार बटे कण। तो यहाँ पर अगर हम इसके वैल्यूएशन को फाइंड करते हैं, इसके वैल्यूएशन को, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह आपका है, यह है, इन दोनों पाइपों से, तो यह किसका कार्य करेगा, ये आपका आधार है, यह आपका कण, यह आपका लंब है। तो कण का मान यहाँ दोनों पार्टों में E1 और E2 है, कण का मान दोनों पार्टों में E1 और E2 है। तो अगर आप इसका मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे, तो इसके लिए E1 cos थीटा हो जाएगा, इसके लिए E2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, इसको हम E डबल डैश करके लिख देते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर इस पॉइंट में यह जो आपका E2 sin थीटा और E1 sin थीटा जो आपका P पोजीशन पर होगा, यह जो दोनों आपका जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है, यह एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर जो होगा, इस P पॉइंट पर ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या होगा कि आप E डैश इज इक्वल टू E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा करेंगे। अब ध्यान देंगे, यह क्या है, स्मॉल r दूरी पर है, यह जो है स्मॉल r दूरी है,
और यह जो डिस्टेंस है वह स्मॉल डी। तो यह जो आपका यहाँ पर यह लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तैयार। जब यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण तैयार हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यह लंब का कार्य कर रहा है, ये आधार का कार्य कर रहा है, ये कण का कार्य कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कण बराबर क्या होता है, कण में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होगा, लंब का मान क्या है, यह है, और आधार का यह है, तो आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इसका जो मान है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना पार्ट होगा। अब आप कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, तो इन्हीं दोनों पर हम बात करेंगे आगे। आप कह सकते हैं एपी के बीच की दूरी, लिखेंगे एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी क्या मिलेगा, एपी के बीच की दूरी माने एपी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एपी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कड़ी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एपी के बीच की दूरी माने एपी बराबर आप क्या कर सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पर बीपी के बीच की दूरी, यहाँ पर बीपी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कड़ी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसलिए एपी इज इक्वल टू बीपी लिख सकते हैं। एपी बराबर बीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उपरोक्त से आप लिख सकते हैं, उपरोक्त से एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू कड़ी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे का जो आपका पॉइंटर होगा वह लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान AP का स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपान AP का मान, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो मिलेगा क्या आपको, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अगर हम E2 करते हैं, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान BP का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं
1/4πε0, यहाँ से लिख सकते हैं dt², ये कड़ी से बाहर हो जाएगा तो q/r² प्लस d²। यह हो गया दोनों। अगर यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं कि E1 = E2 = 1/4πε0 इंटू q/r² प्लस d²। यह हो गया समीकरण नंबर 3। तो यहां तक हो गया। इसको यह आपका क्या क्या यहाँ लिखवाया गया है कि समीकरण 1 और 2 से तो यह। अब आप आगे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बिंदु P पर एक आपका यहाँ क्षैतिज घटक कार्य कर रहा है, एक ऊर्ध्वाधर घटक कार्य कर रहा है। यहाँ पर यह आपका -q और +q आवेश की कारण एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक में देखेंगे 2 डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। एक पर E1 sin थीटा है, दूसरे पर E2 sin थीटा है। तो जब यहाँ पर E1 sin थीटा और दूसरे पॉइंट पर E2 sin थीटा है ऊर्ध्वाधर में, तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के यहाँ पर -q और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 घटकों में उत्पन्न हो रही है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर 2 घटकों में उत्पन्न हो रही है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक को ज्ञात करेंगे, सेकंड आप क्या करेंगे, क्षैतिज घटक को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 2 आपके घटक में उत्पन्न हो रहा है, तो हम फर्स्ट के बारे में बताया जा रहा है कि फर्स्ट जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में आप देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक में क्या फाइंड होता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक में आप क्या करेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, क्या है, -q आवेश के कारण तो E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें फार्मूला लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर E2 sin थीटा। अब ध्यान देंगे यह E1 जो sin थीटा और E2 जो sin थीटा, यहाँ पर जो दोनों आपके +q और -q से जो हमें फाइंड हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो डायरेक्शन है वह विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है तो आप कह सकते हैं कि आपका -q और +q आवेश के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक में से बताया जा रहा है आपको। तो आप लिख सकते हैं -q और +q आवेश के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आप ई डैश अगर इसको मान लेते हैं तो E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 4 मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4, जब यह इक्वेशन नंबर 4 हो गया तो आप कह सकते हैं समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे, समीकरण 3 और 4। तो समीकरण 3 और 4 से आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ई डैश इज इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, यही है। तो यहाँ पर E1 बराबर क्या है, E1 बराबर E2 है। यहाँ पर E1 बराबर E2, तो आप लिख सकते हैं क्या, E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। क्या फाइंड होगा, आपको सब मिला जुला कर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको ऊर्ध्वाधर घटक में जो भी प्राप्त हुआ है, वहां पर बिंदु P पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त हुआ है, उसका मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम अगले पार्ट में यहाँ पर थोड़ा आप देख लेंगे, इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं, देख लेंगे आपका क्या निकाला गया है, AP के बीच की दूरी। तो क्या निकाला गया, AP इज इक्वल टू कड़ी में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BP के बीच की दूरी जो निकाला गया है वह भी आपका BP बराबर कड़ी में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिया गया है। उपरोक्त से माने दोनों पार्टों से आप चल सकते हैं, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू कड़ी में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कूलाम के नियम से लिखा गया है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP का स्क्वायर, या इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फाइंड हुआ है कि E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ आपका इतना प्राप्त हो गया। तो अब हमारा समीकरण 1 और 2 से अगर दोनों से हम कंपेयर करते तो E1 इज इक्वल टू E2, देखेंगे दोनों पार्ट सेम है। तो E1 इज इक्वल टू E2 जब आपको फाइंड होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 के नाम को दे दिया। अब यहाँ आपका जो लास्ट में ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक जब थीटा एंगल बनता है तो पीक पॉइंट पर दो घटक कार्य करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में और दूसरा क्षैतिज घटक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 साइन थीटा लिखेंगे और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 साइन थीटा लिखेंगे। अब आगे आपको बताया गया माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मिला है, E डैश इज इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। अब समीकरण 3 और 4 से हमने क्या लिखा है, E डैश इज इक्वल टू E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। तो E1 बराबर जब E2 है तो हमने क्या लिखा है, E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा। तो ये आप क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड हो गया है, बराबर 0, माने E डैश बराबर क्या मिला है, 0। E डैश बराबर 0। तो जब E डैश बराबर 0 माने ऊर्ध्वाधर घटक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया है। अब अगले स्टेप में हम बताएंगे आपको
अब आपका दूसरा रहेगा 36। तो दूसरा आप क्या क्या लिखेंगे, क्षैतिज घटक या समांतर घटक जो भी रहेगा उसको आप लिख। तो क्षैतिज घटक में क्या लिखेंगे, तो क्षैतिज घटक में क्या होगा, आपको क्या फाइंड होगा उसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक में जो भी आपको प्राप्त होगा उसको लिखा जा रहा है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगा, E1 cos थीटा। और आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फाइंड क्या होगा, E2 cos थीटा। अब आप कर सकते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला आपको, ई डबल डैश इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। या तो आप समीकरण आप 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से लिखेंगे, या आपका समीकरण नंबर 5 हो गया तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से। तो समीकरण 3 और 5 से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका ई डबल डैश इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन जो मिला है वो समान मिला है, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। दोनों की दिशा एक है तो आप लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। या आप क्या लिख सकते हैं, 1 1 ऐड हो जाएगा 2E1 cos थीटा। क्या मिला है, 2E1 cos थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको 2E1 cos थीटा, तो E1 का मान क्या है, E1 का मान जो है इसको रख दीजिए। तो 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा अगर थीटा या है तो यह लंब का कार्य करेगा। cos थीटा का मतलब आधार बटे कोण, माने D अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मिलेगा क्या, 2 इंटू यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी अपान करने में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इन दोनों पार्टों को हम हल करेंगे, तो इन दोनों पार्टों को हम हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जो वैल्यूएशन होगा इसके बारे में बताएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू
इसको 2 को हम इसके साथ कर दे रहे, तो 1/4πε0 इंटू 2QD अपान लिख सकते हैं r² प्लस d² की होल पावर 3 अपान। तो इसको हल करेंगे कड़ी से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू p/r² प्लस d² की होल पावर 3 अपान 2। आगे क्या लिखेंगे, चूंकि P इक्वल टू 2QD, यहाँ पर क्या है, विद्युत द्विध्रुव, क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव जब वहां पर हो गया, तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर यदि आपका R का मान, यदि R का मान क्या हो, D से बहुत बड़ा हो, तो यदि लिखेंगे चूंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D या D इज वेरी वेरी लेस देन R, तब आप क्या कर सकते हैं, d² का मान r² के मान के नगर मान लिया जाता है, नगर मान लिया जाता है। जब इसको नगर मान लेते हैं तो उसको ना के बराबर, तब आपका E" इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E" इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r² प्लस नगर मिस ना के बराबर माने 0 के बराबर मान लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा 3/2। क्या मिलेगा, आगे इसको हल करेंगे तो 1/4πε0 इंटू p/r² की पावर 3/2। अब यहाँ घात में गुणा हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू p/r। अब आप लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E' प्लस E"। क्या मिलेगा, 0 प्लस 1/4πε0 इंटू p/r। या लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r। तो यह आपको मिलता है। यहाँ से फिर से क्षैतिज घटक का पार्ट देख लेंगे एक बार, तो मिलेगा क्या कि क्षैतिज घटक में आप क्या कहेंगे कि क्षैतिज घटक में -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिला, E1 cos थीटा, और आपका +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 cos थीटा। अब -q तथा +q आवेश के कारण दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल क्या मिला, E"। यहाँ पर मान लिया गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्या कर दिया गया, यहाँ समीकरण 5 लिख दिया गया और समीकरण 3 के सहायता से इसको हल किया गया। तो आपका जैसे E" इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, माने समीकरण 3 से इसको लिख दिया गया है, तो 2E1 cos थीटा। अब क्या किया गया, E1 का मान रख दिया गया समीकरण 3 से, तो 2 इंटू 1/4πε0 इंटू q/r² प्लस d² इंटू cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, cos थीटा का मान रखा गया है, तो अब इसी को हल कर दिया गया और आपका पाइप मिल गया है 2 इंटू 1/4πε0 इंटू q/r
आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी अपान करने में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगले पार्ट में आपको क्या मिला, 1/4πε0 इंटू 2qd अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/0 चूँकि पी इज इक्वल टू 2qd। अब आपका यदि आर का जो मान है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, डी से बहुत ज़्यादा है या तो डी का वैल्यूएशन आर से बहुत कम है, तब डी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के मान के नगर मान लिया जाता है। तो जब डी स्क्वायर को नगर मान लिया गया है तो ई डबल डैश का वैल्यूएशन यहाँ पर देखेंगे, यहीं से आपका 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे या 0 कर देंगे, 0 का मान ही 0 होता है, तो आपको क्या मिलेगा 3/2। इसको हल करेंगे तो इस पार्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या किया गया, ई डैश प्लस ई डबल डैश का जो दोनों का मान है इन दोनों को जोड़ दिया गया, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर की। तो यह रहा निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।